Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the last lecture of simple harmonic motion in which today we will discuss about oscillations of two masses connected by a spring. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के सरल आवर्त गति का यह हमारा अंतिम लेक्चर है जिसमें आज हम एक स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों के दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑसिलेशंस ऑफ ए मास कनेक्टेड बाय two springs. Now oscillations of two masses connected by a spring. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोलन के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों के दोलन के बारे में चर्चा करेंगे। In today's lecture, we will discuss about oscillations of two masses connected by a spring and the diatomic molecule and reduced mass. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों के दोलन के बारे में, साथ ही द्विपरमाणुक अणु तथा उसके सम्मानित द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। So, oscillations of two masses connected by a spring. एक स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों के दोलन। So, two masses connected by a spring. In this figure, we have two masses M1 and M2. These two masses connected by a spring having स्प्रिंग कांस्टेंट K. तो यहां पर हमारे पास में दो द्रव्यमान M1 तथा M2 हैं। ये दोनों द्रव्यमान एक स्प्रिंग से जुड़े हैं। इस स्प्रिंग का बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक K है। So, let two masses M1 and M2 be attached to a spring of spring constant K. माना M1 तथा M2 दो द्रव्यमान एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K है से जुड़े हैं। Let the spring be stretched a little and then released. माना स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाता है। So, in this figure, we have two masses M1 and M2. This is M1 and this is M2. Now, we stretched the spring and then released it. So that masses M1 and M2 starts to oscillate. अब हम स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं जिससे कि M1 तथा M2 द्रव्यमान दोलन करना प्रारंभ करते हैं। Therefore, both the masses displaced in opposite direction and then released so that they start to oscillate. अतः दोनों द्रव्यमानों को विपरीत दिशा में विस्थापित करते हैं। तो स्प्रिंग को हमने खींचा है, तो M1 इस साइड में एंड M2 इस साइड में डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है, एंड देन वी रिलीज इट सो दैट दे स्टार्ट टू ऑसिलेट। और जैसे स्प्रिंग को आप खींचकर छोड़ते हो तो M1 तथा M2 दोनों का विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, इसलिए छोड़ने पर वे दोलन करना प्रारंभ करते हैं। तो M1 तथा M2 अर्थात दोनों द्रव्यमान विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, तत्पश्चात उनको छोड़ दिया जाता है जिससे कि वे दोलन करना प्रारंभ करते हैं। Let at any instant the displacement of M1 and M2 be x1 and x2 respectively.
ऑल्सो x2 इज ग्रेटर देन x1। माना किसी समय या किसी क्षण द्रव्यमान m1 तथा m2 के विस्थापन क्रमशः x1 तथा x2 है, साथ ही x2 इज ग्रेटर देन x1 है। सो m1 का डिस्प्लेसमेंट x1, m2 का डिस्प्लेसमेंट x2, एंड हमने ये भी माना है कि x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है। सो दैट द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग विल बी x2 माइनस x1। अतः स्प्रिंग में खिंचाव x2 माइनस x1 है। Therefore, the tension in spring, अतः स्प्रिंग में तनाव F equal to K into x2 minus x1। Now, this was our previous diagram। ये हमारा पहला वाला चित्र है। Now, equation of motion of m1, द्रव्यमान m1 की गति का समीकरण। सो स्प्रिंग में टेंशन हमने F इक्वल टू K इंटू x2 माइनस x1 निकाला था। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m1 की गति का समीकरण m1 d2 x1 बाई dt2 इज इक्वल टू K इंटू x2 माइनस x1। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से या न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आया है। एंड न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू ma, m1 की हम बात कर रहे हैं इसलिए F इक्वल टू m1a, और a का मतलब यहां पर मास m1 का एक्सेलरेशन है, ये द्रव्यमान m1 का त्वरण है, और वो x1 के टर्म्स में क्या जाएगा d2 x1 बाई dt2। इसलिए m1 की गति का समीकरण ये होगा। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2 की गति का समीकरण। सो वापस हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। सो F इक्वल टू m2a होगा, और यहां पर a का मतलब d2 x2 बाई dt2 होगा। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2 की गति का समीकरण m2 d2 x2 अपॉन dt2 इज इक्वल टू K इंटू x1 माइनस x2। तो इस इक्वेशन में जहां पर m1 था वहां पर हमने m2 कर दिया है, जहां पर x1 था वहां पर x2, और जहां पर x2 था वहां पर हमने x1 कर दिया है। तो ये इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन में चेंज हो गई है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2। यहां m2 की गति का समीकरण है। नाउ we multiplied this equation with m1 and this equation with m2, and then subtract this equation from this equation। तो अब हम इस समीकरण को m1 से तथा इस समीकरण को m2 से गुणा करते हैं। अगर ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 को हम m1 से एंड 1 को हम m2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद में इस इक्वेशन में से हम ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे आप इसको m1 से मल्टीप्लाई करोगे m1 m2 d2 x2 अपॉन dt2 इज इक्वल टू k m1 इंटू x1 माइनस x2, और ये क्या हो जाएगा m2 से मल्टीप्लाई करने पर m1 m2 d2 x1 अपॉन dt2 इज इक्वल टू m2 k x2 माइनस x1। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से हम ये वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये वाली घटाएंगे। सो m1 m2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में d2 x2 अपॉन dt2 माइनस d2 x1 बाई dt2, d2 x2 बाई dt2 माइनस d2 x1 बाई dt2। नाउ राइट हैंड साइड क्या होगी, k m1 x1 माइनस x2 माइनस k m2 x2 माइनस x1। अब यहां से हम k कॉमन ले लेते हैं और हम ब्रैकेट भी खोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k जैसे ही आपने कॉमन लिया m1 x1 माइनस m1 x2 माइनस m2 x2
और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस m2x1। अब इसके बाद में इसमें से और इसमें से अगर हम x1 कॉमन लें तो यहां पर m1 बचेगा और यहां पर m2, सो x1 इंटू m1 प्लस m2। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर हम माइनस x2 कॉमन लें, सो माइनस x2 एंड ब्रैकेट में m1 प्लस m2। नाउ इन दोनों टर्म में से m1 प्लस m2 कॉमन आ रहा है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 m2 इंटू d2x2 अपॉन dt2 माइनस d2x1 बाई dt2। और यहां से हम ये ऑलरेडी कॉमन है, माइनस m1 प्लस m2 कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस m1 प्लस m2, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x2 माइनस x1। सो ये इक्वेशन हमारी इसमें चेंज हो जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब d2 बाई dt2 कॉमन आ जाएगा, सो m1 m2 d2 अपॉन dt2 इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 और राइट हैंड साइड एज इट इज, सो माइनस k m1 प्लस m2 एंड इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 इज नियरली इक्वल टू x। सो अगर हम इसको x और इसको भी x रखें तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, m1 m2 d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस k m1 प्लस m2 इंटू x। और इस इक्वेशन को थ्रू आउट अगर हम m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दें, पूरी समीकरण को m1 प्लस m2 से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 d2x अपॉन dt2 प्लस kx इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से डिवाइड भी किया है और बाद में इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर भी कर दिया है, तो ये समीकरण हमारी इस समीकरण में परिवर्तित हो गई है। लेट म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम म्यू कंसिडर करते हैं। दिस म्यू इज रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम, या म्यू निकाय का सम्मानित द्रव्यमान कहलाता है। सो यहां पर हम म्यू रख देते हैं, सो म्यू d2x अपॉन dt2 प्लस kx इक्वल टू 0। और अगर हम इस इक्वेशन को म्यू से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt2 प्लस k बाई म्यू इंटू x इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां सरल आवर्त गति की समीकरण है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यह सरल आवर्त गति की समीकरण है। नाउ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस्ड मास, द्विपरमाणुक अणु तथा सम्मानित द्रव्यमान। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड रिड्यूस्ड मास, द्विपरमाणुक अणु तथा सम्मानित द्रव्यमान। Now here we have two masses m1 and m2. m1 is at point A and m2 is at point B. तो यहां पर दो द्रव्यमान m1 तथा m2 है। m1 बिंदु A पर है जबकि m2 बिंदु B पर है। एंड Cm is the center of mass of this system. Cm इस द्रव्यमान निकाय का या द्विपरमाणुक निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। सो Cm इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल। Cm इस द्विपरमाणुक अणु का द्रव्यमान केंद्र है। लेट m1 इज एट a distance r1 from center of mass and m2 is at a distance r2 from center of mass, and the distance between m1 and m2 is r। माना m1 द्रव्यमान केंद्र से r1 दूरी पर है, इसी प्रकार m2 द्रव्यमान केंद्र से r2 दूरी पर है। साथ ही m1 तथा m2 के मध्य दूरी r है। सो इस सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ m1 अपने ऑर्बिट में घूमेगा, इसी तरह से m2
अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमेगा, तो m1 भी अपने कक्ष में घूमेगा तथा m2 भी अपने कक्ष में घूमेगा। किसके? द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर। सो m1 जिस कक्षक में घूमेगा उसकी त्रिज्या r1 तथा m2 जिस कक्षक में घूमेगा उसकी त्रिज्या r2 होगी। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन अगर हम लगाएं, सो m1 r1 इक्वल टू m2 r2, सो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 एंड r इक्वल टू r1 प्लस r2 है, क्योंकि r हमारा ये टोटल है, यहां से यहां तक r1 और यहां से यहां तक r2 है, सो r इक्वल टू r1 प्लस r2, सो r इक्वल टू r1 प्लस r2। नाउ इस इक्वेशन से अगर हम r2 निकालें तो r2 क्या आ जाएगा? m1 r1 अपॉन m2, सो r2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू r1, और ये जो r2 आया है इस वैल्यू को अगर हम यहां पे रखें, सो r इक्वल टू r1 प्लस m1 अपॉन m2 इंटू r1। अब यहां से r1 कॉमन आ जाएगा और साथ में m2 एलसीएम आ जाएगा, तो जैसे आप m2 का एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू r1, सो r इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू r1। नाउ यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो m2 r इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू r1, और यहां से जैसे आप r1 की वैल्यू निकालोगे r1 क्या हो जाएगा? m2 upon m1 plus m2 into r, so this will be the value of r1, यह r1 का मान होगा, अर्थात द्रव्यमान केंद्र से m1 जिस दूरी पर है उसका मान ये होगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हमको r2 निकालना है तो इस इक्वेशन में जहां पर 1 है वहां पर हम 2 कर देते हैं, एंड जहां पर 2 है वहां पर 1 करेंगे, सो r2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू r, या फिर ये हो जाएगा r2 इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। तो ये द्रव्यमान m2 की द्रव्यमान केंद्र से दूरी आ गई है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। नाउ ये हमारा डायग्राम था, r1 हमने ये निकाला है एंड r2 हमारा ये था। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू AB, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा AB के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। सो AB हमारा ये है, सो AB के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। सो हम इस डॉटेड एक्स की बात कर रहे हैं, सो हमारा AB, सो AB के लंबवत और AB के परपेंडिकुलर एंड सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस निकलेगी वो हमारी डॉटेड लाइन से हमने शो की है। सो अगर इसके अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो क्या होगा? I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। नाउ r1 हमारा ये है, r2 ये है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पे रखें तो I क्या हो जाएगा? सो m1 इंटू m2 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 m1 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। नाउ यहां से r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब यहां पर m1 और यहां से m2 स्क्वायर बचेगा, सो m1 इंटू m2 स्क्वायर प्लस यहां से m2 और यहां से m1 स्क्वायर बचेगा, सो m2 m1 स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से m1 m2 कॉमन आ जाएगा, सो I क्या हो जाएगा? r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर
यहां से आपने m1 m2 कॉमन लिया है, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m2 प्लस m1। सो एक m1 प्लस m2 ये है, और यहां पर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। सो I इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। सो I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। तो यहां पर जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 था, उसको हम म्यू कंसिडर करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा, I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। हियर म्यू इज m1 m2 upon m1 plus m2, and this is known as reduced mass of the system। यहां निकाय का समानित द्रव्यमान कहलाता है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणुविक अणु की गतिज ऊर्जा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, या गतिज ऊर्जा से तात्पर्य घूर्णन गतिज ऊर्जा से है। सो ई रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हियर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। यहां आई जड़त्व आघूर्ण है, जबकि ओमेगा कोणीय वेग है। बट एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू आई ओमेगा, परंतु कोणीय संवेग जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है। नाउ यहां से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा हो जाएगा जे अपॉन आई। तो इस ओमेगा की जगह अगर हम जे अपॉन आई रखें तो ई रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई जे अपॉन आई होल स्क्वायर। तो जैसे होल स्क्वायर हटाओगे जे स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, तो यहां पर आई स्क्वायर और यहां पर आई, तो एक आई कैंसिल हो जाएगा। सो ई रोटेशनल इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i। सो द्विपरमाणुक अणु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान ई रोटेशनल इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i होगा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाउ ई रोटेशनल हमने ये निकाला है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार J इक्वल टू रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस। सो J की वैल्यू हमारी ये होती है, J का मतलब एंगुलर मोमेंटम, J कोणीय संवेग है, एंड L इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, L कक्षीय क्वांटम संख्या है। सो ई रोटेशनल हमारे ये था। सो यहां पर हम J की जगह h क्रॉस रूट ऑफ L इंटू एल प्लस वन रखें तो ई रोटेशनल क्या हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर L इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाय 2i। बट h क्रॉस इज रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्रॉस सम्मानित प्लांक नियतांक है जिसका मान h अपॉन 2 होता है। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां h प्लांक नियतांक है, तो इस h क्रॉस की जगह h अपॉन 2 अगर हम रखें तो ई रोटेशनल क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, क्योंकि h क्रॉस h अपॉन 2 है, सो h क्रॉस स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर होगा, एंड यहां से बचा हुआ l इंटू एल प्लस वन अपॉन 2i। नाउ ये 4 और ये 2 8 हो जाएगा, सो ई रोटेशनल इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर i इंटू एल प्लस वन। नाउ h प्लैंक्स कांस्टेंट, I moment of inertia, pi 3.14 and 8 is also constant. So h square upon 8 square I हमारा कांस्टेंट है, उसको अगर हम k रख दें, so h square upon 8 square I is k। so अगर हम इसको k से रिप्लेस करें so ई रोटेशनल की वैल्यू आ जाएगी k इंटू एल प्लस वन। so ई रोटेशनल इक्वल टू के एल इंटू एल प्लस वन। So this will be rotational kinetic energy of diatomic molecule in terms of
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यह कक्षीय क्वांटम संख्या के पदों में द्विपरमाणविक अणु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान है। नाउ इरोटेशनल हमने ये निकाला है। अगर हम रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम खींचे फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो इफ यू प्लॉट रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, देन दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो यदि हम द्विपरमाणविक अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर डायग्राम खींचे तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से आता है। सो दिस इज एक्चुअली द रोटेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। यह वास्तव में द्विपरमाणुक अणु का घूर्णन ऊर्जा स्तर आरेख है। सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ L। सो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, 3 एंड 4। एंड L इंटू L प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0 प्लस 1 जो कि 0 होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब 1 इंटू 2 जो कि 2 होगा। सो 2 इंटू 2 plus 1 means 2 into 3 which is 6. Here 3 into 3 plus 1 that is 3 into 4 which will be 12 और ये हमारा 4 into 4 plus 1 so 4 into 5 means 20. Now अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो डेल्टा L इक्वल टू प्लस माइनस 1 वैलिड है, बाकी डेल्टा L की कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं है। तो डेल्टा L का अर्थ L2 माइनस L1 से है, तो केवल L2 माइनस L1 की वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं है, कोई भी वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते। तो 4 से 3 के अंदर ट्रांजेक्शन हो सकता है, 3 से 2 में हो सकता है, 2 से 1 में या 1 से 0 में। इसी प्रकार 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में या फिर 3 से 4 में पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करता है तो उस केस में एनर्जी को इमिट करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सिमिलरली if electron jumps from lower energy level to higher energy level then it absorbs the energy। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ये हमारा इमिशन या उत्सर्जन और ये हमारा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण है। इफ मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम L to L-1 लेवल, यदि अणु L से L-1 स्तर में कूदता है तो डेल्टा E रोटेशनल इक्वल टू K, यहां पर L की जगह L, सो L इंटू L प्लस 1 माइनस K, यहां पर L की जगह L-1 रखोगे, सो L-1 इंटू L-1 प्लस 1, सो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली यहां पर L बचेगा। अब यहां से हम K कॉमन ले लेते हैं और साथ में L भी कॉमन है, तो जैसे KL कॉमन आएगा इन ब्रैकेट L प्लस 1 माइनस L-1, और जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे डेल्टा E रोटेशनल की वैल्यू हो जाएगी KL इंटू L प्लस 1 माइनस L प्लस 1, सो L से L कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा E रोटेशनल इक्वल टू 2KL, क्योंकि हमारा 2 हो जाएगा। So delta E rotational equal to 2KL and delta E rotational equal to h nu, क्योंकि एनर्जी हमारी h nu की फॉर्म में होती है। सो ये भी हमारा डेल्टा E और ये भी हमारा डेल्टा E, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों की तुलना करें, सो h nu इक्वल टू 2KL और यहां से न्यू ये आवृत्ति का मान आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी nu equal to 2KL upon h. So this will be the value of frequency. यहाँ आवृत्ति का मान होगा when molecule jumps from L to L-1 level,
जब अणु L से L-1 स्तर में कूदता है उस अवस्था में। This is the change in frequency due to rotation of molecule in a diatomic molecule. So यह द्विपरमाणुविक अणु में अणु के घूर्णन के कारण परिवर्तन का मान है। So here we end our session. This is the last lecture of simple harmonic motion, in which today we have discussed about motion of two masses connected by a spring and also diatomic molecule and reduced mass. So goodbye.